दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करके आप सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न ह्यूमन बॉडी का नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन आप सभी को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को भी गेस करने हैं। अगर हम बात करें मनुष्य में पाचन क्रिया की, तो दोस्तों भोजन के पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोजन के पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय यानी स्टमक से जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को पचाने का मुख्य कार्य अमाशय से निकलने वाले जठर रस का होता है जो भोजन को पचाता है। और भोजन को पक्वाशय यानी डिओडेनम में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें लीवर से निकलने वाला पित्त रस यानी बाइल जूस आकर मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा कि भोजन को पक्वाशय यानी डिओडेनम में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें लीवर से निकलने वाला बाइल जूस आकर मिलता है और इसके बाद भोजन के पाचन की पूर्ण क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है हमारी बड़ी आंत और इसी के अंदर की जो संरचना है इसे छोटी आंत कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, अस्थि यानी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट उपलब्ध होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों यानी हड्डियों और पेशियों यानी मसल्स को आपस में कौन जोड़ता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो हमारे हड्डियों को पेशियों से यानी मसल्स को हड्डियों से टेंडन नामक पदार्थ जोड़ता है जिसे हिंदी में कंदरा भी कहते हैं। टेंडन को हिंदी में कंदरा कहा जाता है और यह हमारे हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको लिंगामेंट याद रखना है। लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से लिंगामेंट जोड़ता है और पेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। दोस्तों, बात की जाए अगर वयस्क मानव की, तो वयस्क मानव में दांतों की संख्या 32 होती है। इसे आप याद रखिएगा। और बचपन में मनुष्य के दांतों की संख्या 20 होती है और मनुष्य के जीवन काल में 20 ही दांत दो बार विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दांतों के ऊपरी हिस्से में इनेमल नाम का चमकीला अस्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। दांत के ऊपरी हिस्से में इनेमल नाम का चमकीला अस्तर पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है और इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों, मानव के मुख से लेकर गुदा तक पूरा पाचन तंत्र लगभग 9 मीटर या 30 या 32 फीट लंबा होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख से लेकर गुदा तक पाचन तंत्र लगभग 9 मीटर या 32 फीट लंबा होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, अभी हम सभी ने जाना कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटे आंत तक जारी रहता है। मुख के लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम टाइलिन के द्वारा भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ने का कार्य टाइलिन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मुख से निकलने वाले स्टार्च यानी मंड को शर्करा के रूप में तोड़ने का काम टाइलिन करता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, बात की जाए अगर एंजाइम की, तो अमाशय यानी स्टमक से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं मुख्यतः, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को तोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को तोड़ा जाता है और रेनिन के द्वारा दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। आप सभी ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है, पेप्सिन है एक। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेप्सिन क्या है। नेक्स्ट है,
निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। दोस्तों, यकृत वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, और जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है शरीर में तो यकृत यानी लीवर संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और दोस्तों, यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है, और जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यकृत संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में खंडित करके परिवर्तित कर देता है। फ्रेंड्स, अगर हम डायग्राम की बात करें कि हमारा लीवर कौन से भाग पर है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मानव शरीर में लीवर दाहिने साइड होता है, आप सभी इमेज में देख सकते हैं, यह है लीवर। और स्प्लीन याद रखिएगा, पेट यानी स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लीन होता है, जिसे तिल्ली भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा या स्रावित होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, बात की जाए अगर पित्त यानी बाइल की, तो बाइल को यकृत के द्वारा ही स्रावित किया जाता है या पैदा किया जाता है, और पित्त गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्त को यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है और पित्त पित्ताशय में जाकर जमा रहता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि यकृत के द्वारा पित्त यानी बाइल का स्राव होता है और बाइल आगे जाकर पित्ताशय में जमा होता है। फ्रेंड्स, पित्त के महत्वपूर्ण कार्य आप याद रखिएगा, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य पित्त का है, तथा भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट पित्त के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो इसका खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में की गई थी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, बात की जाए अगर पेसमेकर की, तो आप सभी इमेज में देख सकते हैं, यह है पेसमेकर और इसका संबंध हृदय से है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। किनकी भित्तियों यानी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, और धमनी की भित्तियों यानी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन है। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा हृदय यानी हार्ट राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से लब डब नामक आवाज उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय यानी हार्ट को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें 0.8 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा 72 बार या 72 टाइम्स राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि मनुष्य के हृदय के फूलने और पचकने की क्रिया को साइंस की भाषा में सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं कि मानव का हृदय 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। आप सभी इमेज में देख सकते हैं हृदय के ऊपरी हिस्से में दाया आलिंद और बाया आलिंद और नीचे के हिस्से में दाया निलय और बाया निलय होता है। याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय के ऊपरी हिस्से में दाया आलिंद और बाया आलिंद होता है और मनुष्य के हृदय के निचले हिस्से में दाया निलय और बाया निलय होता है। और मनुष्य के हृदय का भार याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन से, मनुष्य का हृदय कुल 4 चैम्बर्स में बटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। इसे हम सभी ने पहले ही जाना है। और धमनी में से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शुद्ध रक्त धमनी में प्रवाहित होता है यानी बहता है और यह ऑक्सीजन युक्त होता है। धमनी में जो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वह ऑक्सीजन युक्त होता है और नाड़ी दर को धमनी के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर को धमनी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप 120 mm अपॉन 80 mm Hg होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य का हृदय 120 बार संकुचित होता है। इसमें 120 बार मनुष्य का हृदय संकुचित होता है और 80 बार इसमें शिथिलन होती है यानी सिकुड़न होती है। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? दोस्तों, मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। यह ब्लड को पंप करता रहता है। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? दोस्तों, बात की जाए अगर शरीर के विशालतम धमनी की तो यह एरोटा होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एरोटा शरीर की विशालतम धमनी है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 7% होता है और औसतन 5 से 6 लीटर स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके शरीर के वजन का 7% होता है या लगभग 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का यानी मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। याद रखिएगा कि मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों, मानव शरीर में ब्लड बैंक यानी रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली के द्वारा किया जाता है। तिल्ली को प्लीहा या स्प्लीन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है स्टमक और इसी के जस्ट नीचे स्प्लीन या तिल्ली स्थित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स, अगर बात की जाए रक्त की यानी ब्लड की तो ब्लड को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु में मानव रक्त को विभाजित किया गया है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। दोस्तों, और जो रक्त का प्लाज्मा वाला भाग होता है इसमें लगभग 90 या 91% भाग पर जल पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त के प्लाज्मा में लगभग 91-92% पानी पाया जाता है। मानव रक्त जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसका एक भाग प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग रुधिराणु होता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स, इसमें डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है?
दोस्तों मानव रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसे हम सभी ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था और इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, इसे आप याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था कि हीमोग्लोबिन मुख्यतः आरबीसी में पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों सिरा यानी वेंस का कार्य होता है शरीर के जो अशुद्ध रक्त होते हैं उन्हें हृदय तक पहुंचाना, लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा, जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो शरीर की अशुद्ध रक्त होती हैं उन्हें सिरा के द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? दोस्तों शरीर में हिपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह हिपेरिन के कारण जमता नहीं है, और जब हमें कभी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? फ्रेंड्स रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट की मौजूदगी के कारण एंटीबॉडी निर्मित होता है, इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रुधिर का जो एक भाग है प्लाज्मा, इसमें लिम्फोसाइट की मौजूदगी के कारण एंटीबॉडी निर्मित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से और जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी और किस नाम से जानी जाती है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें इरिथ्रोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहां से उत्पन्न होती है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पर मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आरबीसी के निर्माण की, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होता है, और आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है और इनकी मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो डायग्राम में आप सभी को हड्डियों के बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है बोन मैरो, और यहीं से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होने के कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसमें 120 डेज या 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन या 4 महीने लगभग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी अस्थिमज्जा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी के द्वारा दिया जाता है, और इसका जीवन काल आप याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, और इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया था? RH फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी याद रखिएगा कि लैंड स्टीनर और वियेनर के द्वारा RH फैक्टर का पता लगाया गया था। नेक्स्ट है, किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस ब्लड में एंटीबॉडी वर्ग नहीं पाया जाता, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे सर्वग्राहता रक्त समूह कहा जाता है, यानी यह रक्त समूह किसी से भी रक्त धारण कर सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ए और बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और यह रक्त समूह किसी से भी रक्त धारण कर सकता है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? फ्रेंड्स रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और यह यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी बंदर राइट आंसर हो जाएगा। RH फैक्टर का नाम बंदर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन बी ओ समूह राइट आंसर हो जाएगा। ओ समूह का जो रक्त होता है वह किसी को भी दान दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।